हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सम नेचुरल फिनोमेना चैप्टर, जो कि वाकई में काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग इस चैप्टर के बीच में एक बहुत अमेजिंग सा एक्सपेरिमेंट भी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मोटूलाल के पास चलते हैं। अरे बेटा मोटूलाल, बाहर जाकर जरा खेल कूद लिया करो। खा खा कर इतने मोटे हो गए हो। 24 घंटे फ़ोन चलाते रहते हो, टीवी देखते रहते हो। खेल कूद कर जरा अपनी सेहत सही करो। अरे दादाजी, आपने क्या बाहर का मौसम नहीं देखा? कितनी तेज बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है और बिजली भी इतनी जोर से कड़क रही है। अच्छा, बिजली कड़कने से एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि आखिरकार बिजली क्यों कड़कती है दादाजी? और बारिश तो मुझे पता है कैसे होती है, जरा बताइए तो सही। अरे बेटे मोटूलाल, इतना तो मुझे नहीं पता। तुम मन्नू भैया से ही पूछ लो, वही बता पाएंगे तुम्हें इस बात का जवाब। अरे वाह, बहुत अच्छा है। मन्नू भैया के बहाने अब मैं अपने फ़ोन में फ्री फायर खेल पाऊंगा, इंस्टाग्राम चला पाऊंगा। अच्छा बेटा मोटूलाल, पढ़ाई के नाम पर फ़ोन में फ्री फायर और इंस्टाग्राम चलाया जा रहा है। चलो पढ़ लो, उसके बाद चला लेना थोड़ी देर। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के नाम को समझते हैं, सम नेचुरल फिनोमेना। अब समझो, नेचुरल का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जिसके अंदर इंसानों का कुछ दखलंदाजी नहीं होती। फिनोमेना का मतलब होता है कोई बहुत ही अमेजिंग सी, मज़ेदार सी चीज़। सम नेचुरल फिनोमेना मतलब नेचर के द्वारा करे जाने वाली कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, यानी कि कुछ अमेजिंग चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल फिनोमेना की। नेचुरल फिनोमेना का मतलब क्या होता है? नेचुरल फिनोमेना का मतलब होता है वो सारी चीज़ें जो कि नेचर में अपने आप खुद से होती हैं, जिनके अंदर ह्यूमंस का यानी कि इंसानों का कुछ भी दखलंदाजी नहीं होती। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि किसी भी प्लेस का वेदर, इसको ह्यूमंस डिसाइड नहीं करते, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। फॉग, स्टॉर्म्स, विंड्स, टाइड्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, साइक्लोन्स, ये सारी चीज़ें नेचुरली होती हैं। इसी वजह से हम इनको बोलते हैं नेचुरल फिनोमेना। इसे नेचर करता है। अच्छा, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, जैसे कि वाइल्ड फायर, अर्थक्वेक, ड्राउट, फ्लडिंग, ये सब भी नेचुरल फिनोमेना का ही पार्ट है। सम नेचुरल फिनोमेना मतलब कुछ जो नेचर के द्वारा करे जाने वाली इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, उसके अंदर कुछ डिस्ट्रक्टिव चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि साइक्लोन्स, थंडरस्टॉर्म्स, लाइटनिंग और अर्थक्वेक। इन सब से बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब आप देख रहे होगे साइक्लोन्स वगैरह से कितना नुकसान हो रहा है, आप देख के ही पता लगा सकते हो कि ये कितने खतरनाक हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कने की वजह से जंगल के अंदर आग लग गई। तो कुछ चीज़ें जो हमें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो देखो इतना ज़्यादा नेचर के अंदर तबाही भी मचा सकती हैं। हाउएवर देयर आर सम वेज, कुछ ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों से हम लोग इन सारे नेचुरल डिजास्टर, जिनको हमने अभी अभी देखा, जिनके बारे में अभी अभी हमने जाना, अपने आप को बचा भी सकते हैं। ये खतरनाक चीज़ें जैसे कि अर्थक्वेक, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन, इन सब से हम अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबको एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट और ईमेल करा कि सर, जो हमने मेंबरशिप परचेज करी थी और हमें नोट्स और सैम्पल पेपर मिले थे, वो एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल थे। इसी वजह से प्लीज़ आप मेंबरशिप प्राइस इंक्रीज मत करो। तो आप सबके लिए गुड न्यूज़ है कि मेंबरशिप का प्राइस इंक्रीज नहीं होने वाला, 299 ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और एक्साइटिंग न्यूज़ है। इस कॉस्ट को और भी अफोर्डेबल बनाने के लिए पहले 1000 बच्चों को मिलने वाला है 70% डिस्काउंट। तो फटाफट अभी मेंबर बन जाओ। एसएसटी के, इंग्लिश के, साइंस के नोट्स और सैंपल पेपर आपको मिलेंगे, जो कि एग्जाम में आपके फुल मार्क्स लाने में हेल्प करने वाले हैं। साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और अर्थक्वेक, ये सारी चीजें तो देखने में ही इतनी खतरनाक लग रही हैं। आखिरकार इनसे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं भैया?
एक एक करके हर एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे भी कि कैसे हम इनसे अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइटनिंग की, यानी कि बिजली कड़कने की। तो लाइटनिंग क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर एक इलेक्ट्रिक स्पार्क। क्या आपके घर में कभी आपने किसी प्लग को लगाया हो या फिर किसी स्विच को ऑन करा हो तो उससे बिजली का आपको स्पार्क देखने को मिला होगा? कुछ इसी तरीके का स्पार्क आसमान के अंदर होता है। ये देखो, आप एग्जैक्टली पिक्चर के अंदर देख सकते हो कितनी बड़ा स्पार्क है जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं। तो आखिरकार ये स्पार्क होता किस चीज की वजह से? क्लाउड्स की वजह से होता है ये स्पार्क। देखो, इस दुनिया के अंदर हर एक चीज कुछ ना कुछ चार्ज कंटेन करती है। तो अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स भी ऐसे ही कुछ चार्जेस कंटेन करते हैं। अच्छा, अगर आप इस चीज को समझो, चार्जेस वाली चीज को, तो एक बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। मेरे पास में ये रिमोट है। अब इस रिमोट को चलने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? सेल की। ठीक है, अब आप अगर सेल को देखोगे तो सेल के अंदर क्या चार्जेस होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसा आप देख सकते हो, ये मेरे पास रिमोट है, इसके अंदर सेल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तभी ये सेल अच्छे से काम कर पा रहा है और ये रिमोट चल पा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो क्लाउड्स होते हैं उनके पास भी कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ज्यादातर नेगेटिव चार्जेस होते हैं और जो हमारी अर्थ होती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो आपने पढ़ा होगा बहुत बार मैथ्स के अंदर के पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव एक होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी तरफ ये नेगेटिव चार्जेस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बिजली कड़कते हुए हमें दिखती है। क्लाउड्स के पास कुछ चार्जेस होते हैं। ये चार्जेस जो हैं, ये चार्जेस क्या करते हैं? ये चार्जेस ज्यादातर केसेस में नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं जो कि अर्थ के पास होता है। इसकी वजह से बिजली कड़कती हुई हमें दिखती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होगा एक क्लाउड के पास। कुछ क्लाउड्स के पास पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक क्लाउड है, इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है और जो दूसरा क्लाउड है फिर इसके जो नेगेटिव चार्ज थे इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहे हैं। तो आसमान के अंदर यहाँ पर ये जो आपको बिजली कड़कते हुए दिख रही है दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ये इसी वजह से जा रही है क्योंकि शायद दूसरा जो क्लाउड होगा उसके पास कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जो क्लाउड्स होते हैं ज़्यादातर नेगेटिव चार्ज होते हैं इनके पास, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाते हैं। इसकी वजह से हमें बिजली कड़कते हुए दिखती है। अच्छा, ये काफ़ी डेडली होती है बिजली। ठीक है, अगर गलती से आप इसके रास्ते में आ गए तो शायद आप खत्म, एग्जाम की टेंशन खत्म, सारी टेंशन्स खत्म है एक बार में। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी भी कर सकती है ये बिजली। अच्छा, इन स्पार्क्स के बारे में, यानी कि ये जो चार्जेस वगैरह हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइटनिंग के बारे में जानने में हमें अभी इंटरेस्ट आया है इसलिए हम लोग जान रहे हैं। पुराने जमाने से लोगों के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट था ये जानने का कि आखिरकार ये लाइटनिंग होती क्यों है। जो ग्रीक्स थे उन्हें इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में 600 BC से ही पता था। उन्हें ये भी पता था, उन्होंने एक चीज़ करा था, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, कि उन्होंने क्या करा था? उन्होंने एम्बर लिया था। व्हाट इज एम्बर? एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है, जैसे अपना ग्लू होता है ना, इस टाइप का होता है वो, और उसको फर के साथ रब करा था। जो ग्लू होता है ना, एक टाइप से सोच लो कि वो सूख गया, उसको फिर उन्होंने फर के साथ रब करा। फिर उन्होंने देखा कि जो एम्बर है, जब उसे फर के साथ रब कर रहे हैं तो वो हल्की चीज़ें जैसे कि हेयर्स वगैरह इनको अट्रैक्ट कर पा रहा है। आपने घर में करा होगा ना ये एक्सपेरिमेंट, या स्कूल में करा होगा, एक स्केल लिया होगा, अपने सर पे ऐसे ऐसे रब करा होगा, फिर पेपर के छोटे छोटे पीसीज लेकर आए होंगे, वो उसकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो गए होंगे। कुछ इस तरीके से करा होगा आपने, है ना? करा है ऐसा, स्कूल में ज़रूर करा होगा आपने ट्राई। तो ये इस टाइप का एक्सपेरिमेंट ग्रीक्स ने भी करा था। तो उन्हें पहले से ही पता था इलेक्ट्रिक स्पार्क्स के बारे में और चार्जेस के बारे में। कुछ इसी तरीके के चार्जेस, यानी कि कुछ इसी तरीके के स्पार्क्स तब भी प्रोड्यूस होते हैं जब हम लोग वुलन क्लोथ्स या फिर पॉलिस्टर के क्लोथ्स पहनते हैं।
ठीक है। जब भी हम लोग वुलन या फिर पॉलिस्टर के क्लोथ्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे कपड़े उतारे आपने, तो आपको फील होगा जब भी सर्दी में कोई स्वेटर वगैरह होगा वुल का, उसको निकालोगे ना कि झटका सा लगा, हल्का सा स्पार्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब ये जो स्पार्क प्रोड्यूस हुआ ना, ये क्या है? ये स्पार्क भी वैसा ही स्पार्क है जैसा आपका स्पार्क प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग लाइटनिंग, लेकिन इसका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है कंपेयर टू लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है? बहुत पावरफुल होती है, और जो स्पार्क हमारी स्वेटर निकालते समय प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो वुलन क्लोथ्स और पॉलिस्टर क्लोथ्स भी क्या करते हैं? हेयर्स को अट्रैक्ट करते हैं और लिटिल स्पार्क या फिर क्रैकलिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं जब भी हम उन्हें उतारते हैं। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है और हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन की बात करते हैं। ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1752 के अंदर डिस्कवर करा और प्रूव करा कि जो लाइटनिंग है, यानी कि जो आसमान के अंदर बिजली कड़कती है, और जो स्पार्क हम लोग कपड़े उतारते हैं, ठीक है, सर्दी वाले वुल वाले क्लोथ्स उतारते हैं, जब वो उतारते समय हमें एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है, वो स्पार्क और जो आसमान के अंदर लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है ये लगभग सेम ही है, सेम ही चीज़ है। लेकिन जो स्पार्क हम लोग कपड़े उतारते समय उतारते हैं जब प्रोड्यूस होता है वो काफ़ी कम पावरफुल होता है, लेकिन जो लाइटनिंग आसमान के अंदर हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये चीज़ भी समझाई। देखो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी करा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। अच्छा, हम लोग चीज़ों को चार्ज भी कर सकते हैं बाहर। अभी सही बात बोल रहा हूँ मैं। कैसे? अभी तो हमने डिस्कस करा था, क्या करना है, अपने को एक स्केल लेना है, उस स्केल को बढ़िया से अपने सर पर ऐसे ऐसे रब कर। अच्छा, स्केल ना मिले तो आसपास घर में कंगा होगा, कंगा उठा लो प्लास्टिक वाला और अच्छे से सर पे रब करो। जब आप उसे रब करोगे ना तो पास में छोटे छोटे पेपर के पीसेस भी रखना। आप देखोगे कि छोटे छोटे पेपर के पीसेस उससे अट्रैक्ट हो गए। तो यहाँ पर आपने क्या करा? चार्ज कर दिया किसी भी चीज़ को बाय रबिंग। अच्छा, चार्जेस की बात करते हैं। ये चार्जेस बार बार कर रहे हैं। चार्जेस भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक होते हैं नेगेटिव चार्ज। कितने चार्ज होते हैं? दो ही चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमेशा याद रखना, जो लाइक चार्जेस होंगे, जैसे कि लाइक वाले हैं, ये प्लस प्लस वाला है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। नेगेटिव वाले चार्ज भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, और पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे। तो इस चार्ट को याद कर लेना बढ़िया से, आपको हमेशा याद रहेगा। अच्छा, जब भी कोई चार्ज हम लोग ऐसे बना रहे हैं, जैसे हमने सर पे अपने क्या करा, स्केल को रब करा और उस स्केल को पेपर के पीसेस के नज़दीक लेकर गए। मतलब कि जो हमारा स्केल था या फिर जो हमारा कोम था, यहाँ पर हमने कोम ले रखा है, तो जो हमारा कंगा था उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर कुछ चार्जेस स्टोर हो गए। तो यहाँ पर चार्जेस स्टोर हुए, रुक गए उसके अंदर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये चार्जेस कैसे थे? स्टैटिक चार्ज थे, ठीक है। अगर वो चार्ज मूव कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे घर में बिजली आती है वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस थे वो कैसे थे? स्टैटिक चार्ज, क्योंकि वो चार्जेस रुक गए थे। किसके अंदर? स्केल के अंदर। तभी तो जब इस स्केल को या फिर इस कोम को पेपर के पीस के नज़दीक लेकर गए, इसने अट्रैक्ट कर लिया फट से, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कभी कभी इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफर भी होते हैं। अब ट्रांसफर कैसे होते हैं ये हम समझते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ कंडक्टर, एक कंडक्टर के थ्रू। अच्छा, यहीं पर हमारा एक्सपेरिमेंट भी आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। ये आपको पता होगा, कंडक्टर वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। फटाफट इसकी अच्छी सी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखकर कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख सकते हैं। कमेंट करो फटाफट। तो कंडक्टर्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अर्थिंग की। अरे भैया, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया जो बात आप समझा रहे हो, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक जगह से दूसरी जगह कंडक्टर की मदद से जाते हैं। ये कंडक्टर क्या होते हैं? ज़्यादातर मेटल से बनी हुई चीज़ें कंडक्टर होती हैं, ये तो हमने पढ़ाई है। लेकिन भैया, एक बार मुझे बहुत जोर का करंट लगा था। अब ये करंट क्यों लग गया मुझे? अच्छा मोटूलाल, एक चीज़ बताओ, तुम्हारी क्लास के अंदर क्या कोई ऐसा बच्चा है जो अपनी सीट पर ना बैठता हो?
हमेशा क्लास में इधर उधर घूमता रहता हो। अरे भैया हाँ, है तो सही चीकू, 24 घंटे इधर उधर घूमता रहता है और टीचर से पिटाई खाता रहता है। कुछ नहीं मिलता तो टॉयलेट में ही घूमने चले जाता है। अरे बस, ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं इन्हें भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, और मूव करने के लिए इन्हें कुछ रास्ते की ज़रूरत पड़ती है। वो रास्ता क्या है? इनका कंडक्टर। जैसे चीकू क्लास के अंदर एक जगह नहीं बैठता, एक जगह से दूसरी जगह मूव हमेशा करता रहता है क्लास में, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस भी मूव करते रहते हैं। बट इनको कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ये भी एक तरीके से कंडक्टर की तरह वर्क करती है। ये देखो, ये तार था बिजली का। अब ये जो तार है बिजली का, इसके अंदर क्या है? कट लगा हुआ है। अब इन भाई साहब ने इसको छू दिया तो इन्हीं के अंदर से इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करने लगे और इन्हें लग गया जोर का झटका। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करके कहाँ जा रहे हैं? ज़मीन के अंदर चले गए। समझ गए? अब आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे हमें शॉक भी पहुंचा सकते हैं, झटका भी हमें दे सकते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को कोई रास्ता ना दें, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता उन्हें ना मिले, तब भी क्या वो ट्रांसफर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इस चीज को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे और वो है इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट। तो चलो करते हैं एक्सपेरिमेंट। आज हम लोग एक सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास एक पतली सी वायर है और इससे मैंने अटैच करी है एल्यूमिनियम फॉइल की स्ट्रिप्स। ऊपर एक कार्डबोर्ड ले लिया है और नीचे है एक बॉक्स। अब जैसे ही मैं इसको, ये सॉक्स है, इस सॉक्स से इस स्टिक को रब करके इसके नजदीक लेकर आऊंगा इस वायर के, वैसे ही डिफ्लेक्शन दिखने वाला है। ये दोनों हमें एल्यूमिनियम फॉइल अलग होती हुई दिखने वाली है। तो करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। करके रखो इसी पे जूम करके, एक दो बार ट्राई करेंगे तब होगा, फर्स्ट ट्राई में नहीं होता ये। हुआ ना? हाँ से फॉइल मिल रही है, फॉइल मिल रही है। ये दिख रही है ना, डंडी हो रही है, फॉइल मिल रही है। अरे वाह भैया, मजा आ गया ये एक्सपेरिमेंट देखकर तो। अच्छा भैया, एक चीज बताओ मुझे, हमारे घर के अंदर तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं। गलती से अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर कोई कट आ जाए, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक वायर टूट जाए या कट जाए, तो उसकी वजह से पूरे घर के अंदर भी करंट आ सकता है। इस चीज से हम अपने घर को कैसे बचाएं भैया? क्या कोई सॉल्यूशन है? अरे वाह मोटूलाल, बड़े समझदार हो गए हो। देखो, इस प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि जब भी बिजली वाले भैया आपके घर के अंदर बिजली की फिटिंग करे, इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग करे, तो उन्हें ये बोल दो कि भैया अर्थिंग वाली वायर भी कनेक्ट कर देना, अर्थिंग वाला सिस्टम भी हमारे घर में इंस्टॉल कर देना। अब व्हाट इज दिस अर्थिंग सिस्टम? क्या है ये अर्थिंग का सिस्टम? समझते हैं। देखो, जो चार्जेस हैं, जैसे कि हमारे वायर कट हो गई तो वो चार्ज क्या करेगा? हमारी बॉडी से मूव करेगा, ठीक है। तो अगर हमारे घर के अंदर कोई वायर टूट जाती है, उस वायर के टूटने की वजह से पूरे घर के अंदर करंट आने लग जाएगा। उस चीज से हम घर को कैसे बचाएंगे? अर्थिंग की वायर से। अर्थिंग की वायर क्या करेगी? एक वायर जमीन से जाकर कनेक्ट हो जाएगी। अगर आपके घर के अंदर कहीं पर भी कोई वायर कट हो गई या किसी वायर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो वो करंट कहां पर मूव करेगा? पूरा का पूरा जमीन के अंदर, अर्थिंग वायर से, ठीक है। अब जमीन को तो करंट लगने नहीं वाला, क्योंकि इतनी बड़ी है अर्थ हमारी। तो देखो, धरती माता हमारा करंट भी सहन करती है। तो जो बिल्डिंग्स होती है ना, जनरली जो बिल्डिंग्स होती है वो अर्थिंग के साथ हमारी बनी होती है, अर्थिंग वाली वायर उनके अंदर लगाई हुई होती है, ठीक है। अगर गलती से कहीं पर भी लीकेज होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, तो जो भी लोग बिल्डिंग के अंदर हैं वो लोग सेफ रहते हैं, उनको करंट वगैरह नहीं लगता। ये सारे चार्जेस कहाँ पर ट्रांसफर हो जाते हैं? टू द ग्राउंड, जमीन के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, और तुम्हें बिजली का झटका नहीं लगने वाला मोटूलाल। और जितने भी आप सब बच्चे हो, आप सबको भी बिजली का झटका नहीं लगेगा। लेकिन आपके घर के अंदर क्या होनी चाहिए? अर्थिंग होनी चाहिए। अगर नहीं हो रखी तो पापा मम्मी को बोलोगे करवा लें जल्दी से, नहीं तो अगर गलती से कहीं पे भी बिजली की लीकेज हुई तो सबको झटका लग जाएगा, ठीक है। अब लाइटनिंग के बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं।
हमने क्या देखा कि लाइटनिंग कैसे होती है। सबसे पहले लाइटनिंग कैसे होती है कि कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी बॉडी होती है, उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कुछ नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और जो हमारी अर्थ होती है ये कैसे चार्ज होती है, पॉजिटिवली। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं कहाँ पर जाते हैं, अर्थ की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस की तरफ। इसकी वजह से बिजली कड़कती है। हमने बहुत बढ़िया से ये चीज़ समझ ली। आई होप ये चीज़ आपको रिकॉल हो गई। लेकिन क्या हो अगर आप बाहर हो और बिजली कड़क रही हो, तब आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। अगर कभी लाइटनिंग हो रही हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप किसी ओपन प्लेस में ना हो, मतलब किसी खुली जगह में ना हो, ठीक है। या फिर आप किसी ओपन व्हीकल के अंदर भी ना हो, जैसे कि मोटर बाइक, ट्रैक्टर, या किसी ओपन फील्ड के अंदर, या किसी एलिवेटेड यानी कि किसी ऊंची जगह पर, पहाड़ वगैरह पे आप ना हो, और टॉल ट्रीज के नज़दीक भी आप ना हो। अगर आप किसी फॉरेस्ट के अंदर हो और गलती से आसपास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए, तो आप शॉर्ट ट्रीज के नीचे जा सकते हो, उनके पास में खड़े हो सकते हो। गलती से भी किसी मेटल वाली चीज़ के पास बिल्कुल ना खड़े हो, जैसे बिजली का पोल वगैरह होता है ना, वो लोहे के बने होते हैं जो, उनके पास बिल्कुल मत खड़े होना। करंट वहाँ से बहुत आसानी से पास होता है, और अगर आप पास में हो तो आपको भी लग जाएगा झटका। और आपको क्या करना चाहिए, अगर आप ओपन ग्राउंड के ऊपर हो तो आपको स्क्वाट करना चाहिए कुछ इस पोजीशन के अंदर, ठीक है। ज़मीन के ऊपर लेटने से बेटर है कि आप इस पोजीशन में स्क्वाट करो। इंडोर सेफ्टी क्या है कि अगर आप घर के अंदर हो और बाहर लाइटनिंग हो रही है तो क्या करना है। देखो लाइटनिंग क्या है, इट इज़ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिकल वायर्स, मतलब घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गई, टेलीफोन की, केबल की, या फिर मेटल के जो पाइप्स हो गए, इन सब से थोड़ा दूर रहना है। अगर बिजली कड़क रही है बाहर जोर की, तो इन सारी लोहे की चीज़ों से, वायर्स वगैरह से दूर रहना है। आपको अगर फ़ोन यूज़ भी करना है तो कौन सा यूज़ करना है, कॉर्डलेस फ़ोन, मतलब वो वाला फ़ोन जिसके अंदर तार नहीं होती, जैसे ये वाले फ़ोन हो गए ना बिना तार वाले, ठीक है। मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हो आप इमरजेंसी के अंदर। अच्छा, आपको रनिंग वाटर, मतलब जब भी बिजली कड़क रही है और कभी भी आप टोटी वगैरह से खोलकर पानी ले रहे हो, तो वो लेते समय बहुत सावधान रहना है। नहाना नहीं है उस समय, क्योंकि क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है और वाटर के थ्रू भी वो करंट आपकी बॉडी के अंदर फ्लो कर सकता है। तो ध्यान देना है, जब भी बिजली कड़के तो आपको नहाना नहीं है। अच्छा, ये बहाना नहीं है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि ये तो अच्छा बहाना मिल गया, जब भी बारिश होगी बिजली कड़केगी, मम्मी को बोल देंगे कि हम नहाएंगे ही नहीं, और वो शाम तक भी नहीं नहा रहे जब बिजली कड़कना बंद होगी। तो ऐसा मत करना। जब नॉर्मल मौसम हो जाए तब आप नहा सकते हो, लेकिन जब बिजली कड़क रही हो तब ना नहाए। यूजिंग अ लाइटनिंग कंडक्टर, क्या हो अगर आपके घर के ऊपर बिजली गिर जाए तो वही वाली चीज़ जो हमने करी थी ना, अर्थिंग वाली चीज़, कुछ इसी तरीके से एक लाइटनिंग कंडक्टर भी होता है। मतलब वो जो अर्थिंग वाली वायर जा रही होती है ना ज़मीन में, उसी से ऐसा एक लोहे का डंडा आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी छत पर। जो भी आपके घर के ऊपर मान लो बिजली गिरती है क्लाउड से, तो वो बिजली पूरी की पूरी कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, अर्थ के अंदर। और अर्थ इतनी बड़ी है कि उस इलेक्ट्रिक चार्ज का, मतलब जो बिजली आसमान से आई है ज़मीन के ऊपर, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राउंड के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो रॉड है एक बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह काम करती है, और इसी तरीके से जो भी इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं इस रॉड से फ्लो होकर ज़मीन के अंदर, ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो नेचुरल फिनोमेना था जैसे थंडरस्टॉर्म या साइक्लोन्स, इन सब को कौन प्रिडिक्ट कर सकता है, मेट्रोलॉजिस्ट। अब ये मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अरे भैया, मेट्रो नाम आ गया तो मतलब ये लोग वही होंगे ना जो मेट्रो चलाते हैं। नहीं मोटूलाल, ये लोग वो नहीं है, ये है मीटियोरोलॉजिस्ट। मीटियोरोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, इनका काम ये होता है प्रिडिक्ट करना, मतलब कि कंप्यूटर वगैरह की हेल्प से प्रिडिक्ट करना, बता देना कि कब कहाँ पर थंडरस्टॉर्म यानी कि ये सारे बिजली वगैरह कड़कने वाली है, कब कहाँ पर साइक्लोन्स आने वाले हैं, तो ये प्रिडिक्ट कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अर्थक्वेक की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरे भैया, एक बार हमारे शहर के अंदर अर्थक्वेक आया था। सब लोग अपने घरों से बाहर निकल कर खड़े हो गए थे। एक अंकल तो अपने कच्छे के अंदर ही बाहर आकर खड़े हो गए थे। चीकू, तुम वाकई में बहुत बदमाश हो। ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा। देखो, जब भी अर्थ जोर जोर से हिलने लग जाती है, ट्रेम्बल करने लग जाती है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं अर्थक्वेक। भाई, भूकंप आ गया,
हिंदी में हम बोलते हैं ना भूकंप आ गया। अर्थक्विक को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे हम लोग लाइटनिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, थंडरस्टॉर्म को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अर्थक्विक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कब आएगा, कभी भी हो सकता है। ये अर्थक्विक की वजह से बहुत सारी खतरनाक चीज़ें होती हैं, जैसे कि लोग मर सकते हैं, प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग, डैम्स, ब्रिजेस, ये सारी चीज़ डैमेज हो सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है और सुनामी भी आ सकती है। देखो अर्थक्विक की वजह से कितनी तबाही हो गई। ये जगह पहले ऐसी दिखती थी और अर्थक्विक के बाद कुछ इस तरीके की दिख रही है। देख रहे हो पूरी की पूरी ये जगह कैसे तबाह हो गई। अच्छा, अर्थक्विक होता कैसे है? एक चीज़ हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है बहुत सारी लेयर्स के अंदर डिवाइडेड है, जैसे क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर। पढ़ा होगा ना ये ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी साइंस में भी डाल दी नहीं, बस थोड़ा सा ही दिया है ये, ठीक है, क्लियर है। तो अर्थ कितनी सारी लेयर से बनी है? क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर से। अच्छा, जो अर्थ है ना, ये अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है ये बहुत सारी प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है और ये प्लेट्स हमेशा मूव करती रहती है। अब ये जो प्लेट्स है ना अर्थ की, इनको कुछ ऐसे समझो जैसे ये पजल है, ये पजल एक साथ जुड़े हुए हैं। कुछ इसी तरीके से ये जो आउटर, एक तरीके से बोल सकते हो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये भी एक साथ जुड़ी रहती है और हमेशा मूव करती रहती है। अच्छा, एक लेयर के मूव करने की वजह से जो आसपास की लेयर्स हैं वो भी इफेक्ट होंगी। तो कुछ इस तरीके से ये आप देख रहे हो ना, बाउंड्रीज टाइप बना रखी है इन लेयर्स की, ठीक है। जब भी ये मूव करती हैं तो उसकी वजह से मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और इसी चीज़ को हम लोग अर्थक्वेक या फिर ट्रेमर्स बोल देते हैं। मतलब भूकंप आ गया, धरती कँप गई, इस तरीके से लोग वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, अर्थक्वेक के और भी कुछ रीजंस होते हैं। एक तो रीज़न ये है, दूसरे कुछ रीजंस ये हैं कि अगर वॉल्केनो इरप्ट हो गया उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाता है। अगर मेटियोर मतलब कि आउटर स्पेस से कोई चीज़ आई और टकरा गई अर्थ से तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन मतलब हमने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करा, धमाका कर दिया कहीं पे, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अर्थक्वेक का रीज़न यही होता है, ये जो प्लेट्स होती है ना, इन्हीं की वजह से अर्थक्वेक आता है। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसी की वजह से अर्थक्वेक आता है। अब समझते हैं कि अर्थक्वेक सेस्मिक जोन क्या होता है अर्थक्वेक के अंदर। व्हाट इज सेस्मिक जोन? देखो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अर्थ क्या बनी है, बहुत सारी लेयर्स की बनी हुई है। अब ये जो लेयर्स थी क्या क्या थी? क्रस्ट, मेंटल, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ के ऊपर वो किस तरीके से है, एक पजल की तरह एक साथ जुड़ी हुई है। कैसे? एक पजल की तरह एक साथ जुड़ी हुई। जब भी एक चीज मूव करेगी मतलब एक लेयर मूव करेगी तो दूसरी लेयर भी थोड़ी बहुत हिलेगी। अब ये जो लेयर्स एक पजल की तरह जुड़ी हुई हैं, तो जहां पर ये जुड़ी हुई होती है, जो इनकी बाउंड्रीज होती हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सेस्मिक जोन, या फिर हम लोग इन्हें फॉल्ट जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट देता है, क्योंकि यहीं से तो वो जो मूव करेगा सबसे ज़्यादा, यही ये प्लेट मूव करेगी तो यहीं पे जो किनारी वाली जगह है यहीं पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अच्छा, अर्थक्वेक कितना पावरफुल था ये कैसे मेजर होगा? इस चीज़ को मेजर हम लोग करते हैं रिक्टर स्केल से। किससे? रिक्टर स्केल से। इसे कभी भी रिचर्ड स्केल नहीं पढ़ना, आपको क्या पढ़ना है? रिक्टर स्केल। अच्छा, अर्थक्वेक को मेजर किससे करते हैं? रिक्टर स्केल से। अब ये जो रिक्टर स्केल है इसकी मदद से ही हमें पता चलता है कि अर्थक्वेक कितना पावरफुल था। अच्छा, कुछ लोगों को आपने सुना होगा न्यूज़ में ये बोलते हुए कि इतने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, जैसे 5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया, ठीक है, या फिर 6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया। तो ये मेजर होता है, जैसे हम लोग मेजर करते हैं ना अपने वेट को कि 10 किलो की चीज़ है, 20 किलो की चीज़ है, ऐसे ही रिक्टर स्केल से हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। जितना ज़्यादा रिक्टर स्केल होगा मतलब उतना खतरनाक अर्थक्वेक था। ये समझ लो हमारे आसपास की सारी बिल्डिंग जमीन में गिर जाएंगी अगर 9 या फिर 8 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया तो। अब बात करते हैं सेस्मिक वेव्स की। व्हाट आर सेस्मिक वेव्स? कहां से अर्थक्वेक क्रिएट होता है? जो अर्थक्वेक होता है ना, कुछ वेव्स प्रोड्यूस करता है और इन्हीं वेव्स को हम लोग बोलते हैं सेस्मिक वेव्स। ये जो वेव्स होती हैं सारी डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं अर्थ के सरफेस पे, और इसी की वजह से हमें क्या लगता है कि धरती हिल रही है, अर्थ इज मूविंग। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग मेजर कर लेते हैं इन सेस्मिक वेव्स को। किसकी हेल्प से? सिस्मोग्राफ की हेल्प से। किसकी हेल्प से? सिस्मोग्राफ की हेल्प से। तो सिस्मोग्राफ, इस तरीके से हम इसे प्रोनाउंस करते हैं। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशंस पे भी ध्यान देना है। सिस्मोग्राफ की हेल्प से हम इन्हें
बोलते हैं। सिस्मोग्राफ की हेल्प से हम इन्हें मेजर कर लेते हैं सेस्मिक वेव्स को, और फिर हम लोग बता पाते हैं कितने रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अर्थक्वेक से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। देखो, सबसे पहले जो बिल्डिंग्स सेस्मिक जोन पे, मतलब सेस्मिक जोन कौन सा था, ये जो प्लेट्स जहाँ पर एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है, यहाँ पर जो भी बिल्डिंग बनी है भाई, बहुत ही अच्छे से इन्हें बनाना चाहिए, इस तरीके से बनाना चाहिए कि ये अर्थक्वेक को हैंडल कर पाए। हमेशा इन बिल्डिंग्स को बनाने से पहले किसी आर्किटेक्ट, मतलब जिनको बिल्डिंग बनाने की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, या फिर कोई इंजीनियर जो कि मतलब बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। वो लोग अच्छे से इन बिल्डिंग्स को बनवाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से बिल्डिंग्स को बनाया जाए। जो रूफ होती है इन बिल्डिंग की, वो हमेशा लाइट रखनी चाहिए, हल्की रखनी चाहिए। क्यों? मान लो जोर का अर्थक्वेक आया, छत गिरेगी। छत किसके ऊपर गिरेगी? जो भी अंदर बंदा बैठा होगा। तो वो छत अगर हल्की होगी तो थोड़ा डैमेज हमारे सर को कम होगा। अगर छत भारी हुई तो फिर तो सारी टेंशन खत्म, गए भगवान के पास सीधे। तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो बिल्डिंग्स है उनके अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से कभी कभी आग भी लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? आग क्यों लग जाती है? मान लो आपने अपनी गैस चला रखी है, मज़े से आप छोले कुलचे खा रहे हो, गैस पर बना के गरम गरम कर रहे हो छोले कुलचे अपने और खा रहे हो। अब क्या हुआ? अर्थक्वेक आ गया बहुत ज़ोर से, आपकी गैस नीचे गिर गई गैस, उसके अंदर से आग निकल रही है, आसपास की चीज़ों में आग लग गई। तो अर्थक्वेक की वजह से आग भी लग जाती है। इस वजह से हमारी जो भी बिल्डिंग हो सेस्मिक जोन के अंदर, उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, मतलब आग से बचाने की चीज़ें भी होनी चाहिए। शेल्फ और जो कबर्ड्स है वो किसके अंदर फिक्स होने चाहिए? इनटू द वॉल्स, दीवालों के अंदर होने चाहिए शेल्फ्स और कबर्ड, जिससे कि अर्थक्वेक आते समय वो गिरे ना ज़मीन पर। इंडोर सेफ्टी मेजर्स, अगर अर्थक्वेक आया है तो आपको घर के अंदर क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो एक टेबल के नीचे घुस जाओ, जो कि ऊपर से छत से कोई भी चीज़ गिरे तो उस टेबल के ऊपर गिरे, आपके सर पर डायरेक्टली ना गिरे। लेकिन सर अगर टेबल टूट गई तो पत्थरों से, अरे तो फिर टूट ही जाएगी वो। लेकिन एक पत्थर सीधे तुम्हारे सर पर गिर रहा है, एक पत्थर टेबल के ऊपर गिर रहा है, फिर तुम्हें थोड़ी बहुत डैमेज दे रहा है, तो वो चोट उसमें हमें कम लगेगी ना, इसलिए टेबल के अंदर आप जा सकते हो। टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट से तुरंत दूर हो जाओ, क्योंकि टॉल और हैवी ऑब्जेक्ट्स आपकी तरफ गिर सकते हैं। इसी वजह से आपने सुना चीकू ने क्या बोला कि हमारे शहर के अंदर अर्थक्वेक आया था, हमारी सोसाइटी के सारे लोग अपने घर के बाहर निकल गए। क्यों निकल गए थे? क्योंकि वो क्या है, हैवी ऑब्जेक्ट्स उनके ऊपर गिर सकते हैं, इसलिए घर के बाहर भाग जाओ। अगर आप बेड के अंदर सो रहे हो और तब अर्थक्वेक आ जाए, तब क्या करें? अपने सर को बचाने के लिए आप अपने हेड के ऊपर एक पिलो रख सकते हो। ठीक है, तब फिर आप अपने आप को थोड़ा बहुत अर्थक्वेक से बचा सकते हो। आउटडोर सेफ्टी मेजर क्या हो? अगर आप घर के बाहर हो और तब अर्थक्वेक आ जाए, आप ऐसी जगह पे खड़े हो जो कि बिल्डिंग से दूर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक आ रहा है, आप बिल्डिंग के पास में खड़े हो, बिल्डिंग गिर गई, आपके ऊपर गए काम से। ट्रीज से दूर खड़े हो जाओ, बिल्डिंग से बच गए लेकिन ट्रीज, किसी हैवी ट्री के पास जाके खड़े हो गए, अर्थक्वेक की वजह से वो गिर गया आपके सर पे, गए काम से आप। किसी बिजली की वायर्स जो होती है ना, पावर लाइंस जा रही होती है, उनसे भी दूर हो जाना, वो गिर गई आपके ऊपर, तब भी काम तमाम आपका। अगर आप किसी कार के अंदर हो, बस के अंदर हो, तो उसके बाहर मत आना, क्योंकि अगर कार या बस के ऊपर कोई चीज़ गिरेगी तो वो आपके हेड को थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेगी। जो ड्राइवर है उसको आप बोल देना कि भाई थोड़ा धीरे चलाओ गाड़ी, अर्थक्वेक आ रहा है, हमारे सर के ऊपर कुछ चीज़ें गिर सकती हैं। और जब तक आप कार या बस से बाहर मत निकलना, जब तक अर्थक्वेक रुक ना जाए। यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अच्छा, आप सबसे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग क्या होती है? फटाफट इस सवाल का जवाब दो। इस चैप्टर को हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझा है, एक एक चीज़ का डायग्राम दिया है मैंने इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने के लिए। ये डायग्राम्स आपकी बुक के अंदर इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, इतनी ईजी 1 लाइन की डेफिनेशंस नहीं मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इन नोट्स के अंदर मिलेंगी। ये नोट्स आपको कैसे मिलेंगे? अगर आप मेंबर बनोगे, सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ में मिलेंगे सैम्पल पेपर्स भी इस चैप्टर के। अब ये सैम्पल पेपर क्या है? चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर का मतलब होता है सैम्पल पेपर, मतलब इस पूरे चैप्टर के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस कौन से जो बुक के पीछे दिए सर? नहीं, वो क्वेश्चंस कहाँ आते हैं आजकल एग्जाम्स के अंदर? अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं? चैप्टर के बीच से कुछ भी पॉइंट पूछ लेते हैं टीचर्स, उस तरीके के क्वेश्चंस दिए होंगे और ऑलमोस्ट वो सारे पॉइंट कवर होंगे जो आपका टीचर एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके टीचर्स। दूसरा, शाउट आउट भी मिलेगा आपको। तो 3 चीज़ें मिल रही हैं,
मेंबर बनने से। तो फटाफट आप लोग मेंबर बनो। मैं देखता हूँ आप लोग मेंबर नहीं बनते हो यार। इतना कम मेंबरशिप प्राइस भी रखा है जिससे आप आसानी से मेंबर बन पाओ। सारे चैप्टर के आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। और क्या बेनिफिट चाहते हो? फटाफट सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके मेंबर बनो। इस वीडियो को लाइक करो, अभी जल्दी से लाइक करो। अरे लाइक क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। देखो शेयर तो अभी कर दो, अपने स्कूल के ग्रुप में कर दो फटाफट शेयर, जिससे कि सब लोग ये इंटरेस्टिंग चीज़ें जान पाएँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तक शेयर नहीं करी वीडियो? चलो शेयर करो फटाफट ग्रुप में, फिर आना वापस इस वीडियो पे। मन्नू से ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन।